informative and productive session. Dr. Sayyeda Sadaf Akbar, holding a PhD degree in microbiology, working as a microbiologist and infection control manager from Hashwani Group of Hospital. She wrote a book about blastocytomonasis. She has more than 11 research papers published in national and international journals. She conducted many awareness sessions on different topics in different TV channels. Now I would like to request Dr. Sayyeda Sadaf Akbar to conduct the session. Thank you so much, Dr. Sayyeda. आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे जो भी रिसर्च स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक से जो है वो जरूर फैजियाब हो सकेंगे. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच अफशीन एंड पास्टिक ऑल्सो के हम लोग जो है ना माशाल्लाह से ये आई थिंक काफी जो है टाइम हो गया जो हम लोग एक साथ जो है कोलैबोरेशन में ये डिफरेंट रिसर्च के ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं. इवन के अभी जो है कोविड-19 के जो है इसमें सिनेरियो में भी हमने एक दो जो है लेक्चर्स किए थे अपने ना आप जो है पास्टिक के साथ. तो ये के बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है ये तमाम लेक्चर्स अरेंज कर रहे होते हैं जो स्पेशली जो हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जब अगर मैं ये स्क्रीन शेयर का मुझे ऑप्शन अगर दे देंगे अफशीन. जी मैं होस्ट की राइट्स तो हैं आपके पास, आप शेयर कर सकती हैं. ठीक है, सही है. मैं 1 मिनट में कर रही हूँ. ये आई थिंक शायद कुछ इसमें मसला हो रहा है. मैं कर रही हूँ बस. ठीक है, ओके. आप सब लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है क्लियर? जी आ रही है. ठीक है, सही है. अच्छा, अगर मैं स्लाइड शो करती हूँ फुल स्क्रीन तो वो भी नजर आएगी. अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च साइनोप्सिस राइटिंग. रिसर्च साइनोप्सिस राइटिंग को हमें जो है समझना इसलिए जरूरी होता है कि जो स्पेशली जो लोग एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं या जो अपना थीसिस राइट अप करने कोई जो है रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको सबसे पहले जो है साइनोप्सिस राइटिंग की तरफ जो है अपनी एक तवज्जो देने की जो है जरूरत होती है. और साइनोप्सिस राइटिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आपका साइनोप्सिस अच्छा होगा उसके बाद आपका जब साइनोप्सिस अप्रूव हो जाएगा तो देखिए साइनोप्सिस राइटिंग में जो है ना तमाम चीजें आपकी मौजूद होती है कि आपको अपने एमफिल में या पीएचडी में किस तरीके से जो है आगे चीजों को लेकर चलना है और वो कौन कौन से आपके ऐसे रिसर्च टॉपिक्स हैं जो आपको अपने आगे फर्दर एमफिल में या फिर पीएचडी के जो भी आपके पास एयर्स हैं उसको आपको जो है उसकी जो है तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है. तो साइनोप्सिस आपकी जो है ना ऐसा होना चाहिए कि जब वो आपके जब बीएसआर में जाए तो वो देखते ही कि जो है साथी कहें कि भाई ये इस साइनोप्सिस में तो इतनी वैसी चीजें दी हुई हैं कि जो हमारी आगे आने वाली जो रिसर्च है, ठीक है ना, या जो आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल साबित होगा. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो है व्हाट इज साइनोप्सिस. साइनोप्सिस जो है बेसिकली मैं आई थिंक सोच रही हूँ स्क्रीन इसकी ना थोड़ी स्मॉल कर लूं. हाँ, अच्छा, अब हम जब बात करते हैं व्हाट इज साइनोप्सिस, के साइनोप्सिस क्या है. देखिए ये एक जो है ग्रीक वर्ड है ड्राइव फ्रॉम साइनोप्सिस सेंट टुगेदर ऑप्सिस सीइंग. कि हम जो है उसमें डिफरेंट आपके जो है पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट हमारे उसके जो है सेक्शंस होते हैं कि इंट्रोडक्शन होता है छोटा सा आपका, फिर आपका जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, फिर आपकी उसमें जो है तमाम चीजें मौजूद होती है. तो वो तमाम चीजें आपकी जो है जब एक जगह गैदर हो जाती है तो उसको हम जो है साइनोप्सिस डॉक्यूमेंट को का हम उसको जो है नाम दे देते हैं. Just like is a brief summary or condensed statement giving a general view of the subject selected. अब ये आपके जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है. अब अगर मैं अगर फार्माकोलॉजी के साइनोप्सिस की बात करूं तो वो जो है फार्माकोलॉजी के ही ऊपर वो पूरा ड्राइव होगा, पूरा ही जो उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो आपकी जो है फार्माकोलॉजी के मुताबिक होगी. अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करती हूँ तो वो मेरा जो है सब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा. ऐसा ना हो कि जो है मुझे जो है फर्दर रिसर्च करनी है जो है किसी बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में और मैंने अपना जो है साइनोप्सिस लिखा है फार्माकोलॉजी के ऊपर. ऐसा नहीं होता, ठीक है ना. जो आपका साइनोप्सिस है वही
पीएचडी के काम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें अच्छा जैसे हम उसको जो है एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। द सिनॉप्सिस इज अ ब्रीफ आउटलाइन, मींस के जो आपको आगे फर्दर अपनी जो है रिसर्च कंटिन्यू करनी है उसकी एक ब्रीफ आउटलाइन होती है। Who writes a synopsis? ये एक बहुत वैसा जो है सवाल होता है कि किन किन लोगों को जो है साइनोप्सिस लिखनी चाहिए या किन किन लोगों को जो साइनोप्सिस लिखना पड़ता है। An author of a novel, play, ड्रामा, मोशन पिक्चर, या फिर जैसे आप लोग हैं, ठीक है ना, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के जिनको आगे जाकर फर्दर अपनी एमफिल, पीएचडी या एनी अदर जो है उनको अपने किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करना है या स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो है वो साइनॉप्सिस लिखते हैं। साइनॉप्सिस एक तरीके से आपके जो है रिसर्च की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, जिसमें आप खुद भी समझते हैं कि आगे मुझे ये चीजें करनी है, और आप अपने जो है सुपरवाइजर को और आप अपने जो है एक जो हमारा एकेडमिक बोर्ड होता है उसको भी हम जो है रियलाइज करवाते हैं कि मुझे आगे तमाम ये चीजें करनी है, ठीक है। A synopsis or a protocol of a research project is a document submitted to an authority or an institution for the purpose of, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जो आपका एकेडमिक बोर्ड है, वहां पर आप उसको जो है सबमिट करवाते हैं। फॉर्मल रजिस्ट्रेशन टू यूनिवर्सिटीज फॉर द अवार्ड ऑफ अ डिग्री और डॉक्टरेट या पीएचडी डिग्री के लिए, एथिकल क्लियरेंस के लिए, कि अगर एथिकल क्लियरेंस से मुराद क्या है कि जैसे अगर मैं जो है ह्यूमन ब्लड सैंपल्स पर वर्क कर रही हूँ, जैसे सपोज अगर मैं एचआईवी के पेशेंट्स के मैं सैंपल कलेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे इसके लिए जो है एथिकल क्लियरेंस चाहिए होगी कि मैं एचआईवी के पेशेंट की जो मैं सैंपल्स कलेक्ट कर रही हूँ वो मैं खाली एचआईवी के सैंपल के उसी रिसर्च पर्पस के लिए ही यूज करूंगी, मेरा कोई और उसमें जो है पर्पस नहीं है उन ब्लड सैंपल्स को यूटिलाइज करने का। तो आपको जो है एक पूरा एथिकल क्लियरेंस हासिल करना होता है अपने जो है बीएसआर से, या फिर कुछ जगहों पर जो है पूरा एथिकल बोर्ड रिव्यू होता है, ठीक है ना। पीर रिव्यू हासिल करने के लिए, यानी कि जो है जो आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो है उनका रिव्यू लेने के लिए, और फिर आपके जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है। देखिए हर प्रोजेक्ट में जो है आपको फाइनेंशियल एड लाजमी चाहिए होता है, तो उसके लिए कि आप चाहे वो एड एचईसी से हासिल कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी जो है फंडिंग एजेंसी से वो एड्स हासिल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको साइनॉप्सिस में उस चीज को जो है हमें मेंशन करना होता है कि हमें ये काम करने के लिए इतना ज्यादा हमें जो इक्विपमेंट चाहिए होंगे, इतने हमें एनालाइजर चाहिए होंगे, इतना हमें मीडिया चाहिए होगा, ये चीजें हमारी रिक्वायरमेंट होंगी, या आपको अपने किसी जो रिसर्च पर्पस के लिए बाहर अब्रॉड जाकर कोई पार्ट उसका जो है प्ले करना है, कोई पार्ट परफॉर्म करना है, तो वो तमाम चीजें भी आपके जो है साइनॉप्सिस में ही एड अप होती है। दिस इज अ टीम एफर्ट थर्ड पीएस स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अच्छा अब इस टीम में कौन कौन से जो है लोग इन्वॉल्व होते हैं जब आप साइनॉप्सिस लिखे होते हैं। सबसे मेजर रोल तो आपके जो है सुपरवाइजर का होता है, ठीक है ना, कि आपका सुपरवाइजर आपको उसमें जो है हेल्प आउट करता है, वो बताता है कि आपको आगे इस तरीके से इसमें जो है रिसर्च करनी है। फिर आपके जो है लैब के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी आपको हेल्प आउट इसमें करते हैं कि भाई ये चीजें आपको जो है अपने आगे फर्दर रिसर्च में रिक्वायर्ड होंगी। इसके बाद आपका जो है स्टैटिस्टिक्स होता है, जो आपकी जो है पूरा स्टैटिस्टिक्स वैल्यू आपको कंडक्ट करता है, ठीक है ना, वो भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो तमाम चीजों के साथ मिलकर आपके जो है फिर एक साइनॉप्सिस बनता है। अच्छा अब हम आते हैं मेन चीज पर के जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ साइनॉप्सिस, कि साइनॉप्सिस लिखा कैसे जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज होती है। जैसे मुझसे भी बहुत सारे मेरे जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे जो है ये सवाल कर रहे होते हैं कि मैडम साइनॉप्सिस हम किस तरीके से लिखें, उसको किस तरीके से जो है कि अच्छा हर यूनिवर्सिटी का, हर एकेडमिक के इंस्टीट्यूट का जो है साइनॉप्सिस राइटिंग का जो है पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। जैसे जो है कराची यूनिवर्सिटी का डिफरेंट हो सकता है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का डिफरेंट हो सकता है, सर सैयद यूनिवर्सिटी का डिफरेंट, किसी भी जो यूनिवर्सिटी का अगर हम ले लें, अब वो फिर आपको जब आपका रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है फिर आपको जो है बीएसआर की तरफ से एक पैटर्न दिया जाता है कि भाई आपको इस तरीके से इन स्ट्रक्चर्स में जो है आपको अपना साइनॉप्सिस राइट करना है। तो आपको सबको जो है फॉलो उनके जो उनका एक वो है फॉर्मा उसको जो है फॉलो करना है। लेकिन जो एक आइडियल या एक बेसिक जो है स्ट्रक्चर होता है सिनॉप्सिस का, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इज अ ब्रीफ आउटलाइन अबाउट 4 A4 साइज होता है, ठीक है।
अब देखिए थीसिस और सिनॉप्सिस में फर्क क्या होता है। अब बहुत से बच्चों को ये चीज भी समझ नहीं आती कि थीसिस और सिनॉप्सिस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सिनॉप्सिस बिफोर यू हैव स्टार्टेड योर रिसर्च वर्क, थीसिस आफ्टर यू हैव डन योर रिसर्च वर्क। बिफोर एंड आफ्टर का फर्क होता है। साइनॉप्सिस में आपने अभी अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट नहीं किया, अभी आप सिर्फ एक प्रपोजल दे रहे हैं, एक तरीके से आप बता रहे हैं कि मैं अब ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ये काम करने जा रही हूँ, मैं एमफिल पीएचडी में ये सब तमाम चीजें करूंगी। थीसिस क्या होता है, यू हैव डन। थीसिस में आप अपने तमाम 6 साल 7 साल जितने भी साल का आपका एमफिल पीएचडी है वो आप अपना जो है काम कंप्लीट, आप अपना रिसर्च वर्क डन कर चुके हो, अब आपने अपना थीसिस जो है लिखा है, ठीक है ना। तो ये बेसिक फर्क होता है साइनॉप्सिस एंड थीसिस में। साइनॉप्सिस आपका जो है समझें कि काम करने से पहले की स्टेज है, थीसिस आपका काम करने के बाद की स्टेज है। सबसे पहले तो इसमें आपका जो अच्छा वर्ड्स की भी जो है लिमिटेशंस वो जो है वेरी करती है फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। किसी में जो है 1000 वर्ड्स होते हैं, किसी में 500 वर्ड्स होते हैं, किसी में 2000 वर्ड्स होते हैं। तो ये आपको जो है वो ये सब चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका होता है टाइटल। टाइटल क्या है, जो आपका रिसर्च टॉपिक है, जिसकी जिसकी बेस पर आपको अपना लेटर मिला है बीएसआर की तरफ से, जो आपका थीसिस का टाइटल है, ठीक है। क्योंकि देखें टाइटल जो है साइनॉप्सिस में आपने एक बार एडअप कर दिया, फिर आपको अपना टाइटल में अगर थोड़ी सी भी अगर आपको उसमें जो है कहना चाहिए कि चेंजिंग करनी है तो उसके लिए फिर बाकायदा आपको लेटर रिक्वायर्ड होता है, परमिशन जो है आपको जो है हासिल करनी होती है। उसके बाद काफी सारी जो है आपको जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। लिहाजा टाइटल सोच समझकर जो है साइनॉप्सिस का देना चाहिए कि वो टाइटल दे जो आप अपने, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको 6 से 7 साल जितनी भी आपकी पीएचडी है उसको आप लेकर चलेंगे, ठीक है। नीड फॉर द स्टडी एंड हाइपोथेसिस। नीड फॉर द स्टडी मींस कि आपकी स्टडी की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये स्टडी नहीं भी करेंगे तो दुनिया में क्या फर्क आएगा, आपकी कम्युनिटी को इससे क्या फायदा होगा, ये बेसिक चीज होती है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी फार्मासिस्ट है, ठीक है ना, वो अगर एमफिल पीएचडी कर रहे हैं तो वो ऐसी मेडिसिन पर वर्क कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए, जो हमारी कम्युनिटी के लिए, जो हमारे लोगों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो आपकी स्टडी की रिक्वायरमेंट है एंड हाइपोथेसिस, और क्या आपके पास उसका हाइपोथेसिस क्या है, क्या आपके जहन में उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पर आपको ये स्टडी करनी है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि आपका इसमें एम क्या है और आपका ऑब्जेक्टिव। एम ऐसी तो नहीं ना कि आपने बस रात में सोचा कि अच्छा मैं चलो माइक्रोबायोलॉजी में इस टॉपिक पर जो है मैं एमफिल कर लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं। कोई एक आपका एम होता है, ठीक है ना। मैं इस बात में जो है पहले तमाम हम जो है काफी सारे रिसर्च पेपर सर्च करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अच्छा दुनिया में इस पर इतना काम हुआ है, इतना काम नहीं हुआ, कि मुझे फर्दर इस पर जो है रिसर्च कंटिन्यू करने की जरूरत है। हमारे लोगों को, हमारी कम्युनिटी को, हमारी कंट्री को, या हमारे वर्ल्ड को इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो एम होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसमें आप कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मींस क्या होता है कि अगर जैसे मेरा काम था ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस पर मैंने वर्क किया, ठीक है ना। मेरी पीएचडी ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस पर है, दिस आर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैरासाइट, ठीक है। अब ये मैंने इसके जो है तकरीबन 500-600 के करीब जब मैं साइनॉप्सिस लिख रही थी उस टाइम मैंने जो है उसके जो है आपके रिसर्च पेपर्स निकाले, ठीक है ना, जो मेरे आगे थीसिस में भी बहुत काम है, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है कि आपने जो आपसे पहले लोगों ने ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस पर वर्क किया, आपने उसको पहले देखा कि अच्छा इतना काम दुनिया के इस हिस्से में ये काम हो चुका है, या पाकिस्तान में की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में ये काम इतना हो चुका है, अब आगे मुझे इस पर काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब मैं अगर किसी ऐसे टॉपिक पर काम करूं कि जिस पर इतना इतना इनफ काम हो चुका है कि अब उसमें मजीद मुझे किसी और चीज पे काम करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा वो उस काम की वर्थ क्या होगी, उस काम की आपकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मेन पर्पस यही होता है कि आप अपने जो है प्रीवियस वर्क को स्टडी करें, देखें कि इस पे इतना काम हुआ, इस तरीके से हुआ, और आगे मुझे इस तरीके से फर्दर इस काम को कंटिन्यू करना है, ठीक है। देन है मटेरियल्स एंड मेथड्स। अब मटेरियल एंड मेथड्स में आपकी तमाम चीजें आ जाएंगी कि आपको उसको कितने हद तक आपका जो है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। आपका जो है साइनॉप्सिस का ये पार्ट होता है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल चीजों को भी
उसमें डिस्क्राइब करते हैं कि अगर आपको जो है इंक्यूबेटर चाहिए, आपको उसमें ऑटोक्लेव मशीन चाहिए, आपको उसमें जो है मीडिया चाहिए, आपको उसमें जो है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए या कोई ऐसा एनालाइजर चाहिए, आपको अपने लैब के लिए फ्रिज चाहिए कि आपके पास सैंपल्स हैं जिनको आपको स्टोर करना है माइनस पर, आपको अगर स्टोर करना है तो उसके लिए आपको फ्रीजर चाहिए, फ्रिज चाहिए, ठीक है ना। तो वो तमाम चीजें आपके मटेरियल एंड मेथड में मौजूद होनी चाहिए कि जो उस चीज को क्लेरिफाई करे कि आपको अपने रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए और उसको बिल्कुल एंडिंग तक कंप्लीट करने के लिए आपको ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी। और किस तरीके से आप करेंगे कि अगर आपको आगे अपने सैंपल्स की जो है डीएनए एक्सट्रैक्शन तक लेके जाना है या उसकी जीन सीक्वेंसिंग करनी है, क्या चीजें आपको आगे फर्दर कंटिन्यू करनी, तो वो तमाम आपका जो है मटेरियल्स एंड मेथड में चीजें एडअप होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। और ये चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? आपके लिटरेचर रिव्यू से मिलेंगी, ठीक है ना, कि पहले किस तरीके से इस पर जो है काम हुआ है। ऑपरेशनल डेफिनेशंस की अगर मैं टीबी पे वर्क करें, तो टीबी का जो है आपका क्या है कि जो है टीबी क्या है उस पर मैं जो है उसकी बताऊंगी डेफिनेशन। अगर मैं एमडीआर टीबी पे काम कर रही हूँ तो मैं एमडीआर टीबी की डेफिनेशन बताऊंगी, तो ये आपको डेफिनेशंस बतानी होगी। डेटा कलेक्शन, प्रोसीजर एंड डेटा एनालिसिस। अब इसमें आपका जो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, कि डेटा कलेक्शन, प्लीज आप लोग जो है अपने ये स्पीकर ऑफ कर दीजिए, देख पर कुछ रखे दे बुक बुक ला माने ला ना लगे अटक को न चले अटक को न चले अब हम बात करते हैं कि continue करें। रेफरेंसेस की, ठीक है ना। रेफरेंसेस में हमें किस तरीके से जो है करना है कि जो चीजें हमने, अगर जैसे हमने अपना जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिया था, ठीक है ना, उसमें आपने रेफरेंसेस ऐड किए हैं कि वो आपने किस किस की जो है पेपर्स को जो है फॉलो किया, किस किस पेपर से आपने वर्क किया, ठीक है, वो आपका किया गया। अगर आपने मटेरियल्स एंड मेथड में कोई चीज ऐसी ऐड की है कि आपने जो है अदर्स पेपर से लिए, तो उसको आपको जो है उसका रेफरेंस देना है। जहां जहां पर आपने बाकी अदर्स पेपर से हेल्प ली है वहां पर आपको रेफरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिकली भी, और आपका ये जो है साइरोप्स की एक रिक्वायरमेंट होती है। फिर आपकी जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको उसमें जो है हेडर एंड फुटर लगाना है, वो तमाम चीजें आपकी जो है अकॉर्डिंग टू एकेडमिक परफॉर्मा होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं, अभी जब मैंने बताया अभी आपको स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर में ये एक शॉर्ट सा उसका ये है कि इंट्रोडक्शन, literature review, research methodology, data collection and interruption and interpretation, then आपका जो है conclusion, ठीक है ना। ये तमाम इसके जो है किसी भी सिनॉप्सिस के बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिस पर हम जो है इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ये एक सिनॉप्सिस है, अब इसमें टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है ना, इसमें आपने जो है टाइटल बता दिया, फिर उसके बाद आपने जो है अपना सिनॉप्सिस बता दिया, फिर ये आपका जो है नाम आ जाता है। तो ये पूरा आपका जो इस पे और कितना उसका जो है बोल्ड करना है, फॉन्ट कितना रखना है, आपके जो है पूरे राइट और लेफ्ट से जो है कितना मार्जिन होना चाहिए, वो सब आपका जो मिलता है ना बीएसआर से, उसमें तमाम ये चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम जब बात करते हैं टाइटल की, द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर शुड बी ब्रीफ एंड इंफॉर्मेटिव। देखिए, टाइटल जो है ना आपके सिनॉप्सिस का मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप वर्क कर रहे हैं ब्रासिलोसिस्टिस होमिनिस इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, या फिर जो है प्रिवेलेंस के बारे में उस पर जो है आप डिस्कस करें, ठीक है। और मैंने जो है उसमें बिल्कुल एक जो है एम्बिग्यूट सा जो है मैंने दिया हुआ है कि जो है टाइटल आपका उसमें जो है आपका ये क्या कहना चाहिए कि हेपेटाइटिस का है, ठीक है ना। तो अंदर आपका जो है मटेरियल चेंज होता है और टाइटल आपका जो है वो चेंज होता है, ठीक है। शुड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, ठीक है, कि आपकी जो स्टडी है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि अगर आप किसी भी जो है, अगर मैं हेपेटाइटिस की बात करूं, ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस की मुझे जो है प्रिवलेंस मालूम करनी है, और अंदर मैं जो है उसकी जो है प्रिवलेंस के हवाले से कोई मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे उसकी जो है जीन जेनेटिकली उसको जो है मुझे जो है वो करना है, मुझे उसके जो है डेटा से कोई भी चीज नहीं है, ठीक है ना।
तो फिर क्या है, वो आपके जो है आपके काम को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स विद ग्रेट केयर। सिलेक्शन ऑफ द वर्ड मींस बहुत ही ज्यादा ऐसे होता है ना, जो हम लोग आम रूटीन में वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो थोड़े से हटकर होते हैं। किससे? आपकी रिसर्च लैंग्वेज से। आपकी रिसर्च लैंग्वेज जो है बिल्कुल प्रॉपर और ऐसी ऐसी एडिकेट होनी चाहिए कि जैसे हमारा पीएचडी का थीसिस होता है, ठीक है ना, वो आपका बाहर जो है चेक होने के लिए जाता है, उसको जो है एग्जाम में चेक करते हैं, तो वो इस हद तक अप्रोप्रिएट और करेक्ट होना चाहिए और उसमें वर्ड्स ऐसे जो है इस्तेमाल होने चाहिए कि वो आपको जो है हर जगह आपको जो है अप्रिसिएशन हो। ठीक है ना, इट शुड नाइदर बी टू शॉर्ट और नॉट टू लॉन्ग। टाइटल सिर्फ बस ये ना हो कि जो है टीबी इज अ डिजीज, ये कोई टाइटल नहीं हो गया, और ना बहुत कोई लॉन्ग टाइटल हो गया कि जो है इतना आपका जो है 3-4 लाइनों में कोई टाइटल आता है। ठीक है, टाइटल आपका जो है मुख्तसर, जामे और भरपूर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपका टाइटल पढ़कर ही आपका जो है साइनॉप्सिस और फिर आगे आपके थीसिस में क्या चीज होने जा रही है उसका भी आइडिया हो जाए। ठीक है, सेंसेलाइजेशन ऑफ द टाइटल इज बेस्ट अवॉइडेड। ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा हमें जो है ना टाइटल में सेंसेशन नहीं चाहिए होती, हम कोई सस्पेंस मूवी नहीं हम जो है क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, कि हम टाइटल में एकदम जो है ना सनसनीखेज हम कोई ऐसा दें कि हम ये करने जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं। ठीक है, टाइटल आपका जो है परफेक्ट होना चाहिए। एनी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द नंबर ऑफ केसेस टू बी स्टडी शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है ना, टाइटल में आपका जो है ये सब कुछ ऐड नहीं होता। ठीक है, टाइटल में आपका सिर्फ बस जो है prevalence of hepatitis, determine the prevalence of hepatitis in Karachi। ठीक है ना, या फिर हम जो है इन रूरल एरियाज उसमें चेक कर रहे हैं, इसमें कोई नंबर ऑफ केसेस यानी वो सब आपका जो है टाइटल के जो बात का पार्ट है उसमें आएगा। अच्छा, रिमेंबर क्या चीज हमें इसमें याद रखने वाली होती है टाइटल में? टाइटल ऑफ योर स्टडी विल बी रीड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अक्सर होगा जैसे हम भी गूगल स्कॉलर में चीजें सर्च कर रहे होते हैं, हमें कोई टॉपिक के ऊपर रिसर्च पेपर चाहिए होता है, तो हम सिर्फ बस उसका टाइटल देखते हैं। ठीक है, टाइटल हमने देख लिया, हमें फिर आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये पेपर हमारे काम का है, ये पेपर हमारे काम का नहीं है। तो ये चीज याद रखने की है कि आपका जो है टाइटल हजारों लोग पढ़ते हैं, लेकिन टाइटल के अंदर वाली चीज वो सिर्फ वही शख्स स्टडी करता है जिसको टाइटल समझ में आ जाए। नीड फॉर द स्टडी, ये सेकंड था इसका। ठीक है ना, द प्रॉब्लम बीइंग स्टडी शुड बी मेंशन इन प्रिसाइज एंड क्लियर टर्म्स, कि आपकी रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि पूरी हमने जो है 3-4 सफों की कहानी लिख दी कि हमारे जो है ना सोसाइटी में ये है, ये फ्लो है, ये है, ये तो इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। शुड बी प्रिसाइज। ठीक है, the problem under study should be relevant to the present scenario। अब अगर मैं बात करी हूँ कोविड-19 की, ठीक है ना, तो कोविड-19 क्या है, आपका एक प्रेजेंट सिनेरियो था, अभी भी है, कुछ जगहों पर हमारे पास केसेस सामने आ रहे हैं अभी भी। तो अभी अगर मैं रिसर्च करूं कोविड-19 के ऊपर, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, मुझे इसमें जो है ज्यादा एक एप्रिसिएशन भी मिलेगी और ज्यादा उसके जो है पब्लिश होने के और ज्यादा मुझे उस पर जो है डेटा अभी मिल सकेगा, क्योंकि हालिया अभी उस पर बहुत ज्यादा काम हुआ है। ठीक है ना, तो आपका जो है प्रेजेंट सिनेरियो से चीजें जो है रिलेवेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं पिछली सदी में जो कोई बीमारी हुई थी उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो अब इस सदी में उस बीमारी का जो है यानी उस काम का जो है कोई फायदा नहीं। A brief account of its utility at the local or national level has to be discussed। ठीक है, कि आप जो वर्क करने जा रहे हैं उसका आपकी लोकल कम्युनिटी को, आपके लोकल सर्कमस्टेंसेस को और आपके नेशनल लेवल पर क्या फायदा है। कि जो अगर HEC है या कोई भी आपके पास ग्रांटिंग एजेंसी है, वो अगर आप पे इन्वेस्ट कर रही है, आपको अगर फंड दे रही है, तो उसका क्या फायदा है। अगर आप पे लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रही है आपकी रिसर्च पर्पस पे, तो आपने तो वो लेबोरेटरी में करके उसको आप जो है अपनी किताब में बंद करके रख दिया, उसके बाद उसका फायदा क्या, आपकी सोसाइटी को क्या फायदा। तो इस चीज को भी हमें इसमें डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। The present status of the problem and the necessity for taking up the study needs to be mentioned। ठीक है ना, कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम मैंने बताया कि अगर मैं जैसे टीबी पे वर्क कर रही हूँ, तो टीबी पे अगर मैं MDR और या XDR टीबी पे वर्किंग कर रही हूँ, तो वो टीबी की अभी प्रेजेंट स्टेटस
पर मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो वो हमारी सोसाइटी के लिए एक थोड़ा सा जो है मैं कुछ अपनी तरफ से इसमें एडप्ट कर रही हूँ, उनको रिसर्च पे गाइडलाइन देने के लिए, उनको बताने के लिए कि MDR-TB XDR-TB किस हद तक जो है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं या वो जो है प्रमोट हो रहा है, ठीक है, और इसकी क्या क्या रीजंस है, ठीक है ना। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एड्स द रिसर्चर इन कंस्ट्रक्टिंग द रिसर्च प्रपोजल। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि हम जो है उसमें जो है प्रॉब्लम को समझकर फिर उसको जो है हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट ऑल्सो अलाउज अ पर्सन टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, ठीक है ना, कि जो आपने हाइपोथेसिस जो अपने दिमाग में सोचा हुआ है उसको भी आप जो है अपने इसको फॉर्मुलेट करते हो, बताते हो। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज मेंशन एज अ tentative prediction or explanation of the relationship between two or more variables। ये पता नहीं क्या आ रहा है बीच में, ये आप लोग के साथ भी आ रही है यहाँ पर ये। अच्छा, hypothesis is mentioned as a tentative prediction or explanation of the relationship between two or more variables, ठीक है ना, कि क्या आपने उसमें जो है वेरिएबल्स दिए हैं। अगर आप जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी पे मैं वर्किंग कर रही हूँ, तो मेरे इसमें जो है 2 वेरिएबल्स है जिसको मैं लेकर साथ साथ जो है मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है ना। Hypothesis should not be haphazard guess, but should reflect the knowledge, imagination, and experience of the investigator। ये नहीं कि हमने कोई भी अपने दिमाग में कोई चीज हाइपोथेसिस कर लिया, कोई चीज अपने दिमाग में हमने जो है एक बना लिया, एक haphazard सा गैस बना लिया, ठीक है ना, एक haphazard सा आइडिया बना लिया, ठीक है। तो फिर क्या है उसको जो है फिर आप, लेकिन वो क्या होता है आपका आपके नॉलेज को शो करता है, आपकी इमेजिनेशन को शो करता है कि अच्छा ये काम मैं फ्यूचर में इस तरीके से करूंगा या करूंगी, ठीक है ना। हाइपोथेसिस कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, रिव्यूइंग द लिटरेचर ऑन इट एंड कंसीडरिंग अदर फैक्टर्स, ठीक है ना, कि क्या क्या आपको उसमें जो है तमाम आप जो है लिटरेचर रिव्यू करके किस तरीके से उसको जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा है इसमें एम, ठीक है ना। एम में क्या चीज शामिल है? द एम इज अबाउट व्हाट यू होप टू डू, यू ओवरऑल इंटेंशन इन द प्रोजेक्ट, ठीक है ना, कि हमारा जो है असल एम क्या है, कि हम ये क्यों काम इसमें जो हम करने जा रहे हैं, तो इस चीज को हमें इसमें जो है मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, एम सेट आउट व्हाट यू होप टू अचीव एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना, कि आपको जो आपका 6 ईयर का 5 ईयर्स का जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें एंड ऑफ द प्रोजेक्ट क्या चीज आपको हासिल होगी, कि क्या आपका एम है, ठीक है ना, क्या आपको आपकी अचीवमेंट क्या है, तो वो आपको इसमें जो है मेंशन करना है। एम्स आर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट रिटन इन ब्रॉड टर्म्स, ठीक है। ये नहीं कि आई एम जस्ट वर्किंग ऑन टीबी पेशेंट, ये मेरा एम है भाई, क्या ये क्या है, इससे क्या फायदा होगा, टीबी पेशेंट को क्या फायदा होगा, कम्युनिटी को क्या फायदा होगा, हमारी सोसाइटी को क्या फायदा होगा। अगर हम XDR MDR कर रहे हैं तो फिर वो समझने वाली बात है, ठीक है ना, कि उससे हमारे सबको फायदा होगा, एक नया रिसर्च स्कोप मिलेगा, नई नई चीजें हमें समझने को मिलेगी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स आर द स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक आंसर योर रिसर्च क्वेश्चंस आर, ठीक है ना, कि जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं कि आपको कौन कौन से वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं टीबी पे अगर वर्क कर रही हूँ तो मुझे कौन कौन से पेशेंट्स लेने हैं, मुझे XDR MDR के पेशेंट लेने हैं, या व्हाटएवर मैं टीबी के कोई भी पेशेंट ले सकती हूँ, मुझे जो है लेटेंट टीबी के पेशेंट्स लेने हैं, या मुझे एक्टिव टीबी के जो है पेशेंट्स चाहिए, कौन से मेरे इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है। A specific list of tasks needed to accomplish the goals of the project, ठीक है ना, सर पूरी मुझे जो है अपनी टास्क की एक लिस्ट बनानी है कि ये चीजें मुझे अपने ड्यूरिंग रिसर्च प्रोजेक्ट में मुझे तमाम ये चीजें कंटिन्यू करनी है। जो ऑब्जेक्टिव्स एंड एम शुड बी ओनली अ फ्यू, 2 to 3, ये नहीं कि हमने अपने 10 गोल्स लिख दिए लाइन से और हमें जो है हम उसको जो है प्रॉपर्ली तरीके से हैंडल ना कर सके या हम उसको अचीव ना कर सके, लिहाजा गोल शुड बी लिमिटेड बट अचीवेबल, ठीक है ना। इसमें जो है हमें अपना जो है टारगेट ओरिएंटेड वर्क करना होता है बेसिकली। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्लियरली एंड प्रिसाइजली डिफाइंड, क्या आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बेसिक आपने क्या काम करना है, उसके बाद फिर आपने अपने काम को कैसे कंटिन्यू करना है, यानी आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, उसमें कोई भी जो है एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए।
Objectives should not include the word know or understand. They do include active words such as state, explain, outline, list और describe. ठीक है ना, जब जैसे शुरू में कहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको, जो वर्ड्स आपको इस्तेमाल नहीं करने और जो वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने हैं. अच्छा, जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, should contain brief background of the आपका जो है इसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक है. ठीक है ना, कि अगर मैं टीबी पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है, तो टीबी में आपको जो है उसका पूरा एक बैकग्राउंड देना है कि टीबी की बीमारी कब से जो है, किस बैक्टीरिया से होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, क्या ये जो है बैक्टीरिया किस तरीके का होता है, कैसे नजर आता है, पहले बीमारी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे जो है पहले जमाने में जो है टीबी के लोगों को ट्रीट किया जाता था, कैसे उनको जो है हैंडल किया जाता था, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन इस्तेमाल की जाती थी, फिर एक्सडीआर टीबी आया. तो उसको जो है मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना है और फिर उसको आज जो है हिस्ट्री वाइज आज तक लेकर आना है. इट मस्ट आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी. अच्छा, इट्स रिलेवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स. ठीक है ना, कि इसमें जो है हमें तमाम अपने इसकी इम्पोर्टेंस भी जो है हमें बतानी है. इट्स रिलेवेंस एंड एप्लिसिटी ऑफ रिजल्ट्स. ठीक है ना, ये तमाम चीजें हमें उसमें जो है मेंशन करनी है. ठीक है, इट मस्ट क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ द स्टडी. ठीक है ना, कि हमें जो है उसमें अपनी जो एक आपकी पर्पस ऑफ स्टडी है, काम करने का मकसद है, उसको जो है हमें इसमें क्लियरली डिफाइन करना है. डिजीज एंड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो इसको जो है जनरेट करता है, और ये कि जो उस तरीके के हमारे पास ऐसे टीबी के जो है मरीज होते हैं उनका इस तरीके से इलाज किया जाता है. बट अगर मैं उसको फर्दर डिस्क्राइब, मेरा जो प्रोजेक्ट है एक्सडीआर या एमडीआर टीबी का, तो मैं स्पेसिफिकली जर्नल से होती हुई आस्ते आस्ते मैं फिर एक्सडीआर एमडीआर की तरफ आऊंगी. यानी कि मैं अपने काम को स्पेसिफिक करूंगी कि जर्नल मैंने डिस्कस कर दिया टीबी कि पूरी दुनिया में टीबी कितनी है, पाकिस्तान में टीबी कितनी है. फिर मैं जब अगर स्पेशली किसी इलाके की बात करूंगी, जैसे मैं कराची सिटी की बात कर रही हूँ, तो मैं जो है कराची में इतने जो है पेशेंट्स टीबी के हमें हर साल देखने में आते हैं. ठीक है ना, वो आपका एक हो गया जनरल आइडिया. फिर हम जब आते हैं स्पेसिफिक, तो फिर मैं करूंगी कि जो है पाकिस्तान में नहीं, सॉरी, कराची में जो है एक्सडीआर एमडीआर के टीबी के पेशेंट हमें इतने ज्यादा नजर आते हैं. ठीक है, तो आपका हो जाएगा स्पेसिफिक. तो उसको हमें स्टार्ट करना है जनरल से, फिर हमें उसको जो है स्पेसिफिकली वहां पर डिस्क्राइब कर देना है. सही है. अच्छा, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, स्मार्ट ये हमें याद रखने की जरूरत है. ठीक है, SMART. SMART से मुराद क्या है? बी स्पेसिफिक. बी प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू. क्या काम आप करने जा रहे हैं अपने रिसर्च वर्क में. ठीक है ना, उसको हमें वहां पर बिल्कुल प्रिसाइजली स्पेसिफिकली बताना है. मेजरेबल, यू विल नो व्हेन यू हैव अचीव योर गोल. अगर आप अपना काम 3 इयर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 में कंप्लीट कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है. ठीक है ना, तो आपका काम मेजरेबल होना चाहिए. ये नहीं कि मैं इन्फिनिटी में वर्क करूंगा, मुझे नहीं पता कि मेरा काम जो है कितने सालों तक चलेगा. दिस इज नॉट अ लॉजिक. ठीक है ना, ये कोई बात नहीं. आपको अपने काम को मेजरेबल करना है कि ये काम मेरा 6 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है. ये आपको अपने सिनॉप्सिस में मेंशन करना होता है. रिजल्ट 2 ईयर्स प्रोजेक्ट, 6 मंथ प्रोजेक्ट है, 1 ईयर प्रोजेक्ट है, जो भी है. ठीक है ना, उसको वहां पर मेंशन करना है. अचीवेबल, डोंट अटेम्प्ट टू मच. नहीं कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये चीज भी इसमें देखूंगा, वो भी देखूंगा. नो. ठीक है, जो चीज आपको इजीली प्रोवाइड हो सकती है, जो चीज आपके एक्सेस में. ठीक है ना, अगर आप किसी ऐसे, अगर आप जैसे फिजिक्स के स्टूडेंट, अब आप फिजिक्स में किसी जो है उस पे हम समझ लें कि क्या कहते हैं उसको, किसी ऐसे वर्क पर कर रहे हैं कि जिसमें आपको जो है स्पेस रिलेटेड वर्क है. अब आप उसमें अपने ऑब्जेक्टिव में डाल दें कि मैं ये रिसर्च कंप्लीट करने के लिए मैं चांद पर जाऊंगा या मैं मार्स पे जाऊंगा. सही ना, तो वो आपका एक अचीवेबल गोल नहीं हो सकता. मे बी इट्स पॉसिबल हो कि जा सके, लेकिन ये कि अब आपको उसके बारे में जो है श्योरिटी नहीं है. ठीक
ठीक है ना, कि आप अपना ये रिसर्च वर्क कंप्लीट करने के लिए मार्स पे जा सकेंगे या फिर मून पे सकेंगे, तो आपको अपना रिसर्च वर्क इसी जमीन पर ही कंप्लीट करना है। तो इट शुड बी अचीवेबल, ठीक है। लेस ambitious but completed objective is better than an over ambitious, ठीक है। लेस ambitious हो, बाद में अगर आपको कोई और चीज समझ में आए कि जैसे बहुत सारे रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं कि उनके पास उस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं होती बहुत सारे एनालाइजर्स की, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की, या उनके साथ जो है कोलैबोरेशन में बहुत सारे लोग नहीं होते, लेकिन वो आस्ता आस्ता करके जैसे जैसे वो अपना वर्क करते जाते हैं उनको जो है लोग प्रमोट करते हैं, लोग जो है सपोर्ट करना डिफरेंट रिसर्च सेंटर है, जैसे हमारा पास्टिक भी है, ठीक है ना। पास्टिक भी जो है आप लोगों को काफी जो है रिसर्च वर्क में जो है सपोर्ट कर रहा होता है। तो आगे जाकर जैसे जैसे आपको मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर से सपोर्ट मिलती जाती है, आप अपने काम को जो है थोड़ा बहुत उसमें जो है मजीद डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर आपने अपना साइनॉप्सिस में ये तमाम चीजें लिख दी तो फिर आपको यू हैव टू कंप्लीट, आपको अपना थीसिस करवाने के लिए, थीसिस आपको कंप्लीट करने के लिए साइनॉप्सिस में जितनी चीजें लिखी हैं वो तमाम चीजें फुलफिल करनी होंगी, ठीक है। लिहाजा अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज है जो चले मैं बाद में इन द फ्यूचर कर लूंगा बट उसका 50-50 चांस है, तो वो बाद में आप जो है फर्दर बीए साल में एक लेटर देकर या आपने जो है सुपरवाइजर से डिस्कस करके आप उसको बाद में एडअप करवा सकते हो, ठीक है। रियलिस्टिक, अभी की जैसे मैंने कहा यू शुड बी रियलिस्टिक, यू हैव द नेसेसरी रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल टाइम, मनी, स्किल्स एक्सेट्रा। टाइम, आपके पास टाइम कितना है, ठीक है, आपके पास टाइम कितना है इस रिसर्च पेपर को कंप्लीट करने के लिए, 2 साल है, 3 साल है, 10 साल है, कितना टाइम है, क्या आप अपना जो ये पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, तो अपना आपको उसमें वहां पर मेंशन करना है। बट बी रियलिस्टिक, ठीक है, ये नहीं कि आप सोचें कि अच्छा चलो मैं तो ये काम 6 महीने में कर लूंगा, लेकिन 6 महीने में अगर आप पीएचडी का काम करना चाह रहे हैं तो इजंट पॉसिबल, ठीक है ना। आपको उसमें एटलीस्ट ईयर्स चाहिए, साल लगते हैं, ठीक है। मनी, अगर आप इतनी अफोर्डेबल कंडीशन में नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें हम जो है अफोर्ड कर सकें, या आपके पास ऐसी अभी कोई ऐसी फंडिंग एजेंसी आपकी एडअप नहीं हुई है कि जो आपको मॉनिटरी में जो थोड़ा सा सपोर्ट कर सके, तो उसमें भी आपको ज्यादा जो है चांद पर, जैसे मैंने कहा ना कि चांद वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्किल्स, क्या क्या चीजें आपको आती हैं, क्या क्या चीजें आप उसमें एडअप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी कहा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप आगे अपने जो है जैसे जैसे रिसर्च पेपर चलता जाता है आप सीखते जाते हो, ठीक है ना। तो बहुत सारी स्किल्स हम ड्यूरिंग रिसर्च भी अपने सीख रहे होते हैं जो आगे हम उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अभी आपको क्या आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है ना, डिटरमाइन व्हेन ईच स्टेज नीड्स टू बी कंप्लीटेड। मटेरियल एंड मेथड्स आप लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 100 सैंपल्स कलेक्ट करने हैं तो उसमें आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, आपको साल लगेगा, 6 महीने लगेगा, 2 साल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, आपको वो टाइम इसमें मेंशन करना है। इज देयर टाइम ऑन योर स्केड्यूल टू अलाउ टू अनएक्सपेक्टेड डिलेज, ठीक है ना, कि आपके पास इतना टाइम है कि आप उसमें जो है उसको फर्दर डिले कर सकें। तो आपको ये स्मार्ट गोल अपना याद रखना है, ठीक है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल, टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। ये स्मार्ट वर्किंग करेंगे तो आपके जो है रिसर्च वर्क बहुत जो है एफिशिएंटली तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इट डिस्क्राइब द वर्क्स डन बाय अदर्स either at local or international level on it or similar subject, ठीक है। अब अगर जैसे मैं वर्क कर रही हूँ टीबी पर तो मैं ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस के पेपर्स क्यों पढ़ूंगी, या अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस इन टीबी पेशेंट्स, फिर मैं जो है मुझे बीएच को भी पढ़ना है और मुझे टीबी को भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ वर्क कर रही हूँ हेपेटाइटिस डिजीज के ऊपर, हेपेटाइटिस का कराची में या पाकिस्तान में जो है प्रेवलेंस कितना है, तो मैं टीबी के बारे में रिसर्च नहीं पढ़ूंगी, या मैं उसके बारे में जो है रिव्यू लिटरेचर नहीं मुझे स्टडी करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जानना है फिलहाल हेपेटाइटिस के बारे में। तो इट शुड बी आपका जो है ये स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। इट हेल्प्स द रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अदर्स एंड द करेक्टिव स्टेप्स टेकन और मॉडिफिकेशन मेड बाय देम, कि उनको जो है अपने रिसर्च वर्क में क्या क्या डिफिकल्टीज मिली और किस तरीके से उनको उन रिसर्चर्स ने टैकल किया, ठीक है ना।
रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ द रिसर्चर्स कैन बी स्ट्रक्चर्ड एंड मॉडिफाइड आफ्टर रिव्यूइंग द लिटरेचर, ठीक है ना। आपको अपना जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जिसमें मैंने बताया शुरू में क्या क्या चीजें किसी भी जो है रिसर्चर्स ने की, उसको किस तरीके से जो है मॉडिफाई किया, उसको जो है एक पूरा स्ट्रक्चर दिया, वो हमें उसमें जो है मेंशन करना है, ठीक है। द रिव्यू असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग वेरियस वेरिएबल्स है, ठीक है ना। कि मैं आपको जो है, अगर आप दो चीजों पे वर्क कर रहे हैं, बीएच पे कर रहे हैं, टीवी पे काम कर रहे हैं, तो जो है दोनों को आपको साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपना जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंप्लीट करना है। फिर हम आते हैं मटेरियल्स एंड मेथड्स पे। द रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर्म्स द कोर ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ये आपका एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज बहुत होती है। द मेथोडोलॉजी शुड कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। इसमें आपका स्टडी डिजाइन होता है कि आप किस तरीके से स्टडी करने जा रहे हैं, स्टडी सेटिंग्स होती है कि आपको कहाँ स्टडी करनी है। अब अगर किसी रिसर्च स्टूडेंट्स को अगर हाशमानिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में अगर जो है रिसर्च करना है, तो उसकी सेटिंग कहाँ पर होगी, हाशमानिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की लैब में, माइक्रोबायोलॉजी लैब में वो वर्क करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसने एक डिफाइन कर दिया कि मैं ये नहीं कि अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी का पर वर्क करना है या किसी भी आपको टीबी पे वर्क करना है, किसी करना है, तो आप कहीं भी अपने घर में करेंगे या कहीं पे भी करेंगे। उसके लिए आपको एक क्लिनिकल सेटिंग चाहिए, ठीक है। आपको एक लैब चाहिए। आप फिजिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, चाहे आप केमिस्ट्री पे कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको एक प्रॉपर सेटिंग्स चाहिए। सैम्पलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता है कि स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैडम हम कितने जो है सैम्पलिंग करें कि हमारा जो है रिसर्च पेपर अप्रूव हो जाए। ये अभी आपको सिनॉप्सिस में मेंशन करना होता है कि अगर आप कोई क्लिनिकल सैंपल्स पे वर्क कर रहे हैं तो 250 सैंपल्स हैं, 500 सैंपल्स हैं। अगर आपका पीएचडी का वर्क है तो 500 सैंपल्स है, एमफिल का वर्क है, या अगर आप कोई अपना एमएससी का थीसिस का जो है उसको जो है करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको 250 सैंपल्स हैं, 100 के करीब सैंपल्स हैं। तो वो आपको जो है ये वेरी कर रहा होता है। ये एक तो आपके सुपरवाइजर पर भी वेरी करता है और आपके सैंपल्स क्राइटेरिया पर कि आपके सैंपल्स किस हद तक आपको अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हैं कि कितने आप इसमें कितने वेरिएबल सेट कर रहे हो। अगर मैं हेपेटाइटिस बी सी डी में वर्क कर रही हूँ, तो मुझे ये मेरे पास ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, मुझे इन तीनों के सैंपल्स चाहिए। कंट्रोल्स, ठीक है ना। कंट्रोल्स आप कैसे रन कर रहे हो। अगर मैं हेपेटाइटिस पे वर्क कर रही हूँ तो मुझे जो है हेल्दी पेशेंट का सैंपल्स चाहिए एज अ कंट्रोल रन करने के लिए, ठीक है ना, अपने जो है रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो जो है इसमें कंट्रोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टडी मेथड्स, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। किस तरीके से मुझे स्टडी करना है, उसका मेरा मेथोडोलॉजी क्या होगा, मुझे जो है उसकी एग्जामिनेशन करनी है। अगर जैसे मैं जो पेशेंट की बात स्पूटम का सैंपल लूंगी, उसका मैं एफबी करूंगी, या मैं उसको जो है जीन एक्सपर्ट तक लेके जाऊंगी, किस तरीके से मैं उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करूंगी, वो मुझे उसमें उसको लिखना है। डेटा कलेक्शन मुझे कैसे करनी है, मुझे जो है कोई प्रोफार्मा जनरेट करना है या मुझे हर पेशेंट की बाकायदा हिस्ट्री लेनी है, किस तरीके से मुझे वर्क करना है। डेटा एनालिसिस, क्या आप अपने जो है एसपीएसएस पे वर्क कर रहे हो, किस तरीके का आपको जो एंड में डेटा एनालिसिस करना है। एथिकल क्लियरेंस, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जैसे मैं टीबी के पेशेंट पे वर्क कर रही हूँ, तो जो मैं उनके क्लिनिकल सैंपल्स में अगर जो हासिल कर रही हूँ, वो उससे सैंपल्स में कैसे उसको जो है यूटिलाइज करूंगी, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करूंगी, और फिर एंड में कैसे मैं उसको जो है प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करूंगी। तो ये पूरा आपका जो है एक एथिकल क्लियरेंस भी रिक्वायर्ड होता है, सही। स्टडी डिजाइन, मेंशन द नेम ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एप्रोप्रिएट स्टडी डिजाइन, ठीक है ना, जिसमें आपके पास जो है डिस्क्रिप्टिव डिजाइन होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशनल एनालिटिक डिजाइन होता है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है कि जो आपके जो है फ्यूचर वर्क को जो है डिनोट कर रही होती है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है कि जो आपके जो पास में काम हो चुका है उसको जो है वहां पर जो है एक्सप्लेन कर रही होती है। फॉलो अप स्टडी होता है कि अगर जैसे टीबी एक्सडीआर टीबी पे किसी ने काम किया हुआ है, तो मैं उसको उसकी स्टडी को जो है फॉलो अप कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि ये जो काम था वो हमारे एरिया के हिसाब से, हमारी जो है कराची के हिसाब से वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एनिमल स्टडीज, ठीक है ना, जैसे बहुत से लोग माउस पे वर्क कर रहे होते हैं, गिनी पिग पर वर्क कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें हमें जो है एनिमल स्टडीज करना होती है, ठीक है। आपका जो है
थेरेप्यूटिकल क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं कि जैसे हम डिफरेंट ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स पे स्टडी कर रहे हैं, फॉलो अप स्टडी कर रहे हैं, मैंने बताया अभी, स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज, ठीक है ना, तो किसी भी हम डिजीज के ऊपर उसकी नेचुरल हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी सेटिंग्स मैंने बताया अभी कि जो है आपकी नेम एंड प्लेस वेयर द रिसर्च वर्क इज टू बी कंडक्टेड, ठीक है ना, किसी भी आप जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की किसी लैब में वर्क करने जा रहे हो, हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की माइक्रोबायोलॉजी लैब में आप जो है वर्क आपका जो है प्रॉपर वर्क होगा, तो ये आपका नेम वहां पर मेंशन होना चाहिए कि आप कहाँ पर आपका जो है इरादा है, कहाँ पर आपको अपनी जो है सेटिंग बनाने का जो है वो है, क्या वहां पर बैठकर अपने पूरा जो है रिसर्च वर्क कंप्लीट करोगे। अब फिर इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टडी के कितना, हाउ लॉन्ग विल द स्टडी टेक विद डेट्स, कि जैसे मैं जो स्टार्ट करूंगी 3/29/2022 को मैंने डेट स्टार्ट किया, इसके बाद मेरा खत्म कब होगा 3/29/2025, ठीक है, कि मुझे 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, तो ये मेंशन होता है, ठीक है। सैंपल साइज, हाउ मेनी पेशेंट्स विल बी इंक्लूडेड, कितने पेशेंट्स आप करोगे, 500 200, इफ देयर आर ग्रुप्स हाउ मेनी पर ग्रुप मींस कि अगर मैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स ले रही हूँ, अगर मैं जैसे डिफरेंट कोमॉर्बिड डिजीज ले रही हूँ, कि मैंने जो है डायबिटीज भी ले लिया, मैंने हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ले लिए, मैंने किडनी डिजीज ले लिया, तो मैं डिफरेंट कोमॉर्बिड डिजीज का मैंने एक ग्रुप चूज कर लिया, या मैंने कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स ले लिए, एचआईवी के ले लिए, एड्स के ले लिए, कैंसर के पेशेंट्स ले लिए, तो ये पूरा मैंने एक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और चीज होती है इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है, ऑन व्हाट बेसिस विल पेशेंट्स बी इंडक्टेड इन द स्टडी, कि वो कौन सी चीजें, कि जैसे मैंने कहा मैं जैसे टीबी पेशेंट पे वर्क कर रही हूँ, तो मुझे टीबी के पेशेंट चाहिए होंगे, टीबी पे वर्क करने के लिए मुझे हेपेटाइटिस के पेशेंट नहीं चाहिए, बट अगर मैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट से वर्क कर रही हूँ तो मुझे इसमें एड्स के पेशेंट भी चाहिए, मुझे एचआईवी की भी चाहिए, मुझे उसमें कैंसर के पेशेंट भी जो है मैं ले सकती हूँ, तो ये तमाम जो है मेरे पास उसमें इंक्लूजन में है, ठीक है। या अगर मैं किसी स्पेसिफिक एज रिलेटेड या जेंडर रिलेटेड वर्क कर रही हूँ, कि जैसे मुझे 20 to 30 एज ग्रुप के सिर्फ पेशेंट चाहिए टीबी के, बस, ना मैं 20 से बिलो लूंगी, ना मैं 30 से अबव लूंगी, ठीक है, तो आपका हो गया इंक्लूजन क्राइटेरिया। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ऑन व्हाट बेसिस विल पेशेंट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टडी, किन बेसिस पर जो है मैं पेशेंट को एक्सक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे रिसर्च वर्क में जो है मेरे लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, कि मुझे अगर टीबी पे वर्क है तो मुझे हेपेटाइटिस के पेशेंट नहीं चाहिए, मुझे डायबिटीज के पेशेंट नहीं चाहिए, अगर मेरे पास डायबिटीज के पेशेंट्स मिल रहे हैं तो वो मेरे लिए, मेरे जो है रिसर्च वर्क के लिए उस टाइम फायदेमंद नहीं है, ठीक है ना, तो इस बेस पर आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फोकस करता है, ठीक है। अब सैम्पलिंग इज सिलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ एप्रोप्रिएट साइज फॉर द स्टडी, मैंने बताया, ठीक है ना। There are many methods for sampling like simple, random, systemic and stratified sampling, cluster sampling, etc. ठीक है ना, बहुत सारे आपके पास रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है कि आपने 10 सैंपल्स किसी हॉस्पिटल से लिए हैं, 10 सैंपल आपने किसी और हॉस्पिटल से लिए, 10 सैंपल किसी और, तो वो आपने रैंडम। सिस्टमिक क्या है, क्या आप एक ही हॉस्पिटल से जो एफिलिएटेड हो 6 मंथ में या 1 ईयर से, जितने भी टाइम आपका सैम्पलिंग का टाइम पीरियड है, ठीक है ना, आपने तमाम सैंपल्स एक ही वार्ड से, एक ही जगह से कलेक्ट किए हैं, ठीक है। The sample size should be adequate to apply all relevant test of statistical analysis, यानी कि अगर मैंने सिर्फ 25 सैंपल से वर्क किया, मैंने कहा लो भाई मेरा तो जो है पीएचडी का थीसिस उठेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, आपको अपने अकॉर्डिंग टू स्टडी आपको अपना जो है सैंपल साइज सिलेक्ट करना है, ठीक है। The sample should be representative of the population or should be reliable, ठीक है, कि आपको जो है सैंपल लेते वक्त इस चीज को जो है रिलायबिलिटी करनी है कि जो सैंपल आपने लिया, अगर जैसे मैं टीबी के पेशेंट का सैंपल ले रही हूँ, वो मुझे जो है स्पूटम की, तो अगर वो मुझे जो है टीबी के पेशेंट स्पूटम की जगह सलाइवा दे रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ एप्रोप्रिएट सैंपल, मुझे टीबी के पेशेंट के लिए उनका स्पूटम ही चाहिए, मुझे उनका सलाइवा नहीं चाहिए, उस पर मैं रिसर्च नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो पेशेंट आपका जो है आपका सैंपल जो है वो बिल्कुल जो है रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका वेरिएबल्स, ठीक है ना। वेरिएबल्स आर द फैक्टर्स दैट चेंज, ठीक है ना, कि वो चेंज हो सकते हैं, द चेंज कैन अफेक्ट द आउटकम ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एट द प्लानिंग स्टेज, ठीक है ना, कि आप कौन कौन से वेरिएबल्स चूज करो, जैसे आप अगर डिफरेंट टाइप्स के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स ले रहे हो तो वो आपके जो है इसमें
आपके जो है वेरिएबल्स में एड अप हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप्स इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है ना। कि कंट्रोल ग्रुप्स क्या है कि अगर जैसे मैं ले रही हूँ टीबी पॉजिटिव सैंपल्स दे रही हूँ, उनका मैं एएफबी कर रही हूँ, जीन एक्सपर्ट कर रही हूँ, उनको मैं चेक कर रही हूँ, बट कंट्रोल में क्या होगी, हेल्दी पीपल अगर मैं ले रही हूँ, जैसे मैं अगर इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, कि आपका जो है जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसको जो है आपकी वैलिडिटी को जो है वो करता है। They usually consist of units of same population but differ in some respects, ठीक है ना। कि अगर जैसे मैंने जो है कराची के मलीर एरिया से अगर मैंने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं पेशेंट्स के, तो मैं कंट्रोल भी वहीं से लूंगी। ऐसा ना हो कि मैं पेशेंट के सैंपल ले रही हूँ, अमेरिकन नहीं होते हैं वो, कुछ आपके ऐसे जो है प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे क्लिनिकल सैंपल्स में जो है हमें ज्यादातर जो है कंट्रोल्स रिक्वायर्ड होते हैं कि हमें उसको जो है अपने रिजल्ट्स को वैलिडेट। एनालिटिकल स्टडीज, ड्रग ट्रायल आ गया। अच्छा, इंटरव्यूज अगर किसी से आप कंडक्ट कर रहे हो, अगर कोई आपके पास टीबी का पेशेंट है, उससे आपने जो इंटरव्यू करना है, उससे पूछना है कि आपने जो है मेडिसिन कब तक इस्तेमाल की, कब आपने जो है ड्यूरिंग आपने जो है अपना आपका जब ट्रीटमेंट चल रही थी उस टाइम आपने मेडिसिन स्किप कर दी या मेडिसिन आपने प्रॉपर इस्तेमाल की। तो ये पूरा आपका जो है इंटरव्यू है। मेडिकल एग्जामिनेशन है, अगर जैसे मैं डायबिटिक फुट इन्फेक्शन पे अगर मैं वर्क कर रही हूँ, ठीक है ना, तो डायबिटिक फुट इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स हैं उनके मुझे अगर फुट के उसके जो है वुंड्स के सैंपल अगर मुझे लेने हैं, तो किस तरीके से उसको मैं जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन में देखूंगी कि अच्छा ये जो है डायबिटिक पेशेंट है, इसके जो वुंड इन्फेक्शन हुआ है, और मुझे वहां से जो है सैंपल्स कलेक्ट करना है, ठीक है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, फिर मैं उसको जो है उस पस के जो स्वाब है उसको मैं कैसे लेबोरेटरी में तक लेकर आऊंगी, कौन से मुझे जो है हाइजेनिक प्रैक्टिसेस को प्रोसीजर्स, ठीक है ना। कि अगर मेरे पास कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, एचआईवी का पेशेंट है, तो उसकी मुझे स्क्रीनिंग कैसे करनी है, स्टडी मेथड ना चाहिए। डेटा कलेक्शन, ट्रेनिंग टू डेटा कलेक्टिंग टीम, ठीक है ना, कि आपकी जो है डेटा कलेक्टिंग टीम है, अगर उसके साथ आप जो है डिस्कस कर रहे हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको जो है क्या क्या मिली उसमें, प्लान्स और कोलैबोरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंक्लूडेड। कि अगर आपने साथ के साथ जैसे अगर जो है कोलैबोरेशन में कोई अगर आपके साथ इदारा है, सपोज अगर जैसे पास्टिक अगर आपके साथ जो है कोलैबोरेशन में है, आपको उसने जो है डेटा कलेक्शन में हेल्प किया, तो उसको आपको वहां पर मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, दो चीजें ये होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो इसमें जो है आपका जो है ये होता है कि जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि हम उसमें जो है ज्यादातर अपने जैसे नंबर्स को जो है काउंट कर रहे होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में क्या होता है हम जो है काम की जो है क्वालिटी को उसमें हम जो है मेंशन करते हैं, ठीक है। सैंपल कलेक्शन मैंने बताया भी आप लोगों को, डेटा एनालिसिस, ठीक है ना, इसमें भी आपको जो है तमाम चीजें जो है उसमें देखनी होती है कि जो डेटा हम जो है डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, किस किस तरीके से जो है हम जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रोफार्मा और या फिर जो है क्वेश्चनरी के जरिए करते हैं। द रिसर्चर मस्ट अटैच एज एन एनेक्स, ठीक है ना, द प्रोफार्मा और क्वेश्चनरी विद द हेल्प ऑफ व्हिच ही और शी इंटेंड्स टू कलेक्ट डेटा, ठीक है। कि कौन सा, अच्छा, ये सब चीजें आपके जो है साइनॉप्सिस में ही अटैच होती हैं। ये नहीं कि साइनॉप्सिस जमा करवा दिया उसके बाद फिर आप जो है चीजों को अलग से आप उसको फिर उसके बाद आप उसको जो है प्लान कर रहे हो कि मैं जो है क्वेश्चनरी ऐसे डेवलप होगा या फिर ऐसा मैं जो है परफॉर्मा बनाऊंगा, वो सब चीजें आपके साइनॉप्सिस में ही जाती हैं, ठीक है। The performer questionnaire must match the objectives and must not contain irrelevant sections like inclusion and exclusion criteria. वो आपके साइनॉप्सिस में आ गया, ठीक है, उसको आपको जो है परफॉर्मा में ऐड करने की कतई जरूरत नहीं है। अच्छा, एथिकल क्लियरेंस, wherever necessary ethical committee clearance from the institute should be obtained, ठीक है ना। हर रिसर्च वर्क में हमें एथिकल क्लियरेंस नहीं चाहिए होता, बट किसी में हमें जो है मोस्टली जो क्लिनिकल वर्क होता है उसमें हमें जो है एथिकल क्लियरेंस चाहिए होता है। अच्छा, वो भी आपका जो है इसमें साइनॉप्सिस में अटैच्ड होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में जो है आपका जब साइनॉप्सिस सबमिट हो रहा होता है उस टाइम अटैच करना होता है, कुछ में बाद में आपको जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एथिकल क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड इन ऑल ह्यूमन एंड एनिमल स्टडीज, ठीक है, जो आपका जो क्लिनिकल सैंपल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, रेफरेंसेस, अच्छा, ये रेफरेंसेस का जो स्टाइल भी है ना वो आपका जो है वेरी कर रहा होता है आपके जो है इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और रेफरेंसेस कोटेड इन रिव्यू ऑफ लिटरेचर and anywhere else in the synopsis should be listed here. कहीं से भी आपने हेल्प ली है उसको लिस्टेड लाजमी करें। वैंकूवर स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल एंड नोट, ठीक है ना, इसमें से कोई भी आप जो अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल रिक्वायरमेंट एंड में क्या क्या हो सकती है, सिनॉप्सिस इज इनकम्प्लीट इफ इट डजंट
contain the following information: name of the researcher and designation. ठीक है ना? ठीक है ना? तो मेरा पूरा नाम आएगा सैयदा सदर अकबर। ठीक है, डेजिग्नेशन जो मेरी डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये नहीं कि खाली अधूरा नाम लिख दिया, खाली बस सदफ लिख दिया। ठीक है, पूरा आएगा सैयदा सदर। डॉक्टर में इसलिए इसमें ऐड नहीं करूँ, अभी तो मेरा सिनॉप्सिस जा रहा है। ठीक है ना? सिनॉप्सिस जाने के बाद फिर जो है रिसर्च करने के बाद फिर आपके नाम के साथ डॉक्टर है। ठीक है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द गाइड, को गाइड। अगर आपका सुपरवाइजर है, सॉरी, अगर आपका को सुपरवाइजर है उसका नाम भी ऐड होगा लाजमी। जो आपका मेन सुपरवाइजर है उसका नाम तो ऐड होगा। ठीक है ना? बहुत से मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो अपना नाम ऐड कर देते हैं। भाई आपको सुपरवाइज कौन कर रहा है? विदाउट सुपरवाइजर यू हैवंट कंप्लीट योर रिसर्च वर्क। ठीक है ना? सुपरवाइजर आपका जो आपके इदारे ने आपको प्रपोज है, जो आपने सेलेक्ट किया है, चूज किया है, वो आपका जो है सुपरवाइजर है। ठीक है, फिर बहुत सारे हमारे पास ऐसे जो है कोलैबोरेटिव प्लेसेस होते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के, जो अगर मरीम को भी लास्ट क्या चीज मैंने बताया आप लोगों को? स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के बाद जो है माइक आपका ऑफ हो गया जी। रेफरेंसेस तो मैंने बता दिया ना। अच्छा, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स मैंने बताया था, सिनॉप्सिस इज इनकम्प्लीट if it doesn't contain the following information। ठीक है ना? कि नेम ऑफ द रिसर्चर एंड डेजिग्नेशन। नेम ऑफ द डेजिग्नेशन, जो आपका जो स्टूडेंट है जो रिसर्च कर रहा है उसका नाम आना चाहिए। डेजिग्नेशन उसकी जो है उसकी आनी चाहिए। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द गाइड, को गाइड। ठीक है ना? जो आपका सुपरवाइजर है उसका नाम लाजमी आना चाहिए, जो आपका को सुपरवाइजर है उसका नाम भी वहां पर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो आपके इंस्टीट्यूट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसका नाम आएगा। फिर आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आएगा। फिर सिग्नेचर ऑफ ऑल विद ऑफिशियल सील। ठीक है, कि जितने आपके सुपरवाइजर, को सुपरवाइजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सबका नाम, सबके वहां पर साइन होने चाहिए टू मेक योर डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल। अच्छा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो है इसमें हम अभी तमाम एक ओवरव्यू कि सिनॉप्सिस राइटिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है ना? कि रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सिनॉप्सिस राइटिंग इसीलिए लिखा जाता है कि आपके माइंड में भी एक इसका जो है एक सेंट्रल आइडिया बन जाए, एक ओवरव्यू बन जाए, और जो आपके सुपरवाइजर है, जो आपके बीएसआर के लोग हैं, वो भी उस चीज को समझ लें कि भाई ये काम होने जा रहे हैं, इस काम की वर्क ये है, इसकी है नोवेल्टी ये है, तो ये वर्क होगा। ठीक है, अ गुड सिनॉप्सिस विल गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विद मिनिमम वर्ड्स, कम से कम वर्ड्स हो बट इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि सिनॉप्सिस होता है, वेल कंसीव्ड सिनॉप्सिस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है ना? जस्ट नॉट अ सिनॉप्सिस, वेल कंसीव्ड सिनॉप्सिस जो है, जो रिसर्चर है उसके माइंड की एबिलिटीज को भी शो करता है कि उसका जो दिमाग है, जो वो चीज करने जा रहा है इन द फ्यूचर, वो किन किन में उसकी जो है उसकी एबिलिटीज क्या हैं, कि वो क्या चीजें कर सकता है। कि इन केस ऑफ नीड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस द रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड फेवरेबली। ठीक है ना? कि आपको जो है कि इसमें जो है क्या क्या चीजें आपको इसमें चाहिए। ठीक है, अच्छा, does all research workers should make efforts to prepare a well structured synopsis। ठीक है, जो भी आपके वहां पर रिसर्च वर्कर्स हैं उनको उनकी तमाम लोगों की आपकी जो है एफर्ट होती है आपके सिनॉप्सिस को जो है एक फ्रूटफुल बनाने में। थैंक यू सो मच। मेरी प्रेजेंटेशन यहीं पर एंड होती है। अब आप लोग के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं प्लीज यू कैन शेयर विद अस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं फरीदा शेख बात कर रही हूँ लाड़काना से। मैम, मुझे क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि रिसर्च या डेटा कलेक्शन में जैसे होता है ना कि कोई कुछ डेटा ऐसे जैसे आपने कहा कि टीबी के पेशेंट होते हैं या
हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के। तो हम जब देखते हैं, जब डेटा कलेक्ट करते हैं, तो कुछ लोग उसको हाइड करते हैं क्योंकि ये ऐसे इश्यू होता है कि वो शो नहीं करना चाहते हैं, और हमें ये लग रहा होता है कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो है ना, मतलब वो रिलायबिलिटी नहीं है, और लोग इसको जो है ना हाइड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके का टूल हमें जो है ना अप्लाई करना चाहिए कि हमारी जो है डेटा वो रिलायबल हो जाए, मतलब अच्छी आ जाए। देखिए, ये आपके डिपेंड कर रहा होता है। आपने सही कहा कि बहुत सारे हमारे पास जो इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि जो हमारी मुख्तलिफ एग्जाम की जो ऐसी बीमारियां होती हैं कि वो लोगों को शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं कि वो इस बीमारी से गुजर रहे हैं। लेकिन हेपेटाइटिस के पेशेंट्स की भी बात करें तो बहुत सारे सेंटर्स हमारे पास, क्लिनिकल सेंटर्स हैं, मेडिकल जो है सेंटर्स हैं, जहाँ पर जो है उन पेशेंट्स का डेटा इजीली मिल जाता है। बट उसके लिए भी वही बात है एथिक्स की। उसके लिए फिर आपको उस चीज को बिल्कुल मेक श्योर करना होता है कि जो वो डेटा आपने कहीं से ले रहे हैं उसको आप सिर्फ अपने रिसर्च पर्पस के लिए यूज करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी होती है कि उसमें हमें जो है ना लोगों को इस चीज पर कन्विंस करना होता है कि आपका नाम कहीं पर शो ना। अभी तक देखें, जितने भी अगर आप लोगों ने जो है डिफरेंट रिसर्च पेपर सर्च किए होंगे, देखा होगा कहीं पर भी जो है पेशेंट का नाम विजिबल नहीं होता, पेशेंट का नाम कहीं पर भी शो ऑफ नहीं होता, सिर्फ बस उसका जेंडर और एज, ये दो चीज हमें रिक्वायर्ड होती है। हम किसी भी क्लिनिकल सेंटर्स में आप जब भी कलेक्ट करने जाएं, आपको पेशेंट के नाम से कोई गर्ज नहीं होती कि जो है फला, या फिर आपको उसके होम एड्रेस पे अगर रिक्वायर्ड भी होती है कि अगर आपको उसकी जो है एरिया वाइज स्टडी करनी है तो आपको सिर्फ उसका एरिया रिक्वायर्ड होगा, होम एड्रेस कभी भी जो है रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है ना। अगर जैसे हम जो है डिफरेंट एरियाज की बात करें कि हमने जो है मलीर से 15 सैंपल लिए, हमने गुलशन से 20 सैंपल लिए, हमने जो है नॉर्थ कराची से 20 सैंपल्स लिए, तो हमने सिर्फ एरिया डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको जो है इसकी अपनी एथिक्स का ख्याल करना पड़ता है। तो पेशेंट का नाम, पेशेंट का होम एड्रेस, पेशेंट का जो है कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब चीजें कहीं पर भी शो नहीं होती किसी भी रिसर्च पेपर में, ना ही किसी में किसी भी थीसिस। तो इसमें जो है ना एक तो ये भी होता है कि हमें जो है ना लोगों को कन्विंस करने का फन भी इसमें आना चाहिए, और आपको अपनी बात वो करने का कि भाई जो हम डेटा यहाँ से ले रहे हैं, हम जो आपसे डेटा लेकर जा रहे हैं, कहीं पर भी जो है शो ऑफ नहीं होगा, आपका नाम कहीं पर भी जो है आप नहीं देखेंगे, सिर्फ बस इसको हम जो अपने रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इस तरीके से हम अगर कर रहे होते हैं तो डेटा मिल जाता है। और देखिए, अगर आपको एक जगह से नहीं मिल रहा तो आपको किसी जो है सेकंड जगह से मिलेगा, तो देखना पड़ता है। चले, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Next question, please. सुमेरा हफीज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, आवाज आ रही है? जी जी। और कोई क्वेश्चन है? जी, शफीक कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मेरा नाम शफीकुर रहमान है। जी जी। मेरा सवाल ये जो भी थी आपकी ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत नॉलेज थी, कुछ चीजें आगे पीछे थी लेकिन बहुत अच्छी थी। तो इसमें जो हम डिजाइन यूज करते हैं वो कितनी हम यूज करते हैं, मतलब स्टेट्स वाइज जो डिजाइन होती है कितनी होती हैं, रेंडमाइज कंप्लीट डिजाइन होती है, इनके कुछ आप नाम बता दें मुझे। डिजाइन से क्या मुराद है आपकी? स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं? जी जी जी। स्टैटिस्टिक्स में जो है ना, ये अगर आप अपना SPSS इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपना जो है जी, इस्तेमाल SPA कर हो रहे गया, 7 हो गया, 7 सॉफ्टवेयर है मेरे पास, 9.4। वो उसके लिए आप फिर जो है डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, हर रिसर्च के लिए जो है आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर या फिर डिफरेंट जो है डेटा एनालिसिस इस्तेमाल होता है। ये लाजमी नहीं होता कि अगर आप जैसे हर स्टडी के लिए एक ही जो है आपको जो है डेटा आपको उसको जो है एनालिसिस करना हो। ठीक है ना। ये आपके जो है रिसर्च वर्क पर जो है हाँ
हाँ, जैसे आप कौन सी एक करना एक है? और बार, जैसे आपने कहा था कंट्रोल, अगर कंट्रोल कंडीशन है तो कौन सी डिजाइन यूज होगी, अगर पी वैल्यू, कोई फील्ड कंडीशन है तो कौन सी पी होगी। वैल्यू, पी पी हम जो पी है वैल्यू, पी, पी तो प्रोबेबिलिटी है, आप जितनी रखना चाहें 0.00 आप रखना चाहें बेसिम, तो आप वो तो कंट्रोल भी रिक्वायर है। देखें हाँ जब 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 हम कंट्रोल के साथ साथ रन कर रहे होते हैं ना, तो वो भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपका सैंपल कौन सा है, ठीक है ना। सही। तो उस सैंपल के मुताबिक फिर आप अपना जो है स्टेटिस्टिकल वैल्यू काउंट करते हैं, उसको फिर जो है आप फर्दर उसको जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं। राइट मैम। ठीक है, एक सवाल है सदफ, हाउ शुड वी सिलेक्ट द रिसर्च Thank you, ma'am. टॉपिक्स? थैंक यू जी अफशीन। हाउ शुड वी सिलेक्ट द रिसर्च टॉपिक्स? अच्छा, रिसर्च टॉपिक जो है हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, देखें ये आपके, ये तो जो डिपेंड कर रहा होता है आपकी लोकेलिटी के हवाले से भी। आपका जो है अगर कोई ऐसा पेंडेमिक आया हुआ है, जैसे अगर अक्सर औकात हमारे पास जो है बहुत सारे एरियाज में या एरा में ऐसी डिजीज होती हैं, या ऐसा हमारे पास कोई भी ऐसी रिसर्च हो जिस पर इतना ज्यादा वर्क नहीं हुआ हो, तो हम उस पर जो है रिसर्च वर्क कर सकते हैं कि जैसे डिफरेंट पैरासिटिक डिजीज के हवाले से वर्क हम कर सकते हैं। तो ये आपके ये एक तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहिए कि जो रिसर्चर होता है उसकी जो जहन की एक वो होती है ना, उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि उसको उसकी जो है क्या कहना चाहिए कि उसको शौक क्या है। अगर आपको जो है माइक्रोबायोलॉजी में फंगल पर स्टडी करना पसंद है, तो आप जो है उसमें माइकोलॉजी पर स्टडी कर रहे होते हो। अगर आपको जो है पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करना पसंद है, तो आप जो है पैरासाइट्स को जो है चूज करते हो। तो ये आपकी जो है इस पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो है किस तरफ ज्यादा रुझान है, और फिर उसके बाद कि आप ये देखेंगे किस चीज पे ज्यादा वर्क नहीं हुआ। ये भी अगर मैं किसी जो रिसर्च स्टूडेंट को बोलूँ कि भाई तुम जो है माइकोलॉजी पे वर्क करो, और वो कहे कि मैडम मेरा तो सारा जो है शौक, मुझे तो जो है पैरासाइट्स का है, मुझे तो पैरासाइट्स के बारे में शौक है, तो अगर वो मेरी के वजह से मेरे अगर फोर्स करने पर अगर वो जो है माइकोलॉजी का सब्जेक्ट चूज भी कर लेता है, तो वो आगे इतना इंटरेस्टिंगली उस चीज को जो है कवर अप नहीं कर सकेगा, उसको इतना उसमें जो है शौक नहीं होगा। तो लिहाजा सबसे पहले तो जो है आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपको फर्दर, क्योंकि ये देखें ये कोई एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं होता, इसमें आपको जो है सालों लगता है, या ये जो है ईयरली वर्क होता है, 3 साल 4 साल 5 साल, अगर मैं पीएचडी पीएचडी की बात करूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा तो आप अपने काम को अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से करेंगे। अगर आपका उस अपने रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपने अपने सुपरवाइजर के कहने से या किसी और के कहने से आपने अपना वर्क या टाइटल चूज कर लिया, लेकिन आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपना वो काम उस तरीके से नहीं कर सकेंगे जो आपके थीसिस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक ना। सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखें, उसके बाद देखें कि आपकी जो है रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है। इसीलिए देखें मैंने बताया था शुरू में कि नीड ऑफ द सोसाइटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर हम जो है डेंगू पर काम करने चाह रहे हैं, तो डेंगू पर काम करना हमारी जो है सोसाइटी की नीड है, कि हमें हर साल जो है डेंगू के पेशेंट इतने ज्यादा हमारे पास सामने आ रहे होते हैं, तो उसकी क्या वजूहात हैं, किस तरीके से हम जो है डेंगू कंट्रोल पर जो है वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेंगू की मेडिकेशन के हवाले से वर्क कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है फैक्टर्स आपके जो है रिसर्च टॉपिक्स को चूज करने में जो है इन सब का अमल दखल होता है जी। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन रिसर्च? व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन रिसर्च? बिल्कुल, देखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, अभी जैसे मैंने डेंगू की बात की, ठीक है ना, तो इसकी जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें हर साल अभी तक डेंगू के केसेस देखने को मिलते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमें इसको रिजॉल्व करना है डेंगू कंट्रोल करने के लिए। और डेंगू किस तरीके से कंट्रोल करना है, इस पर अब हमें रिसर्च करना है, ठीक है ना। अब जैसे हम बात कर रहे हैं टीबी की, तो टीबी एमडीआर एक्सडीआर टीबी क्यों आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक्सडीआर एमडीआर टीबी के पेशेंट्स क्यों इतने ज्यादा आ रहे हैं, ये हमारे पास एमडीआर टाइफाइड के पेशेंट्स क्यों सामने हैं। तो एमडीआर टाइफाइड पे हमें जो रिसर्च करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो आपका बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, एक्सडीआर या एमडीआर टीबी, और उसको आपको जो है रिजॉल्व करना है थ्रू अपने रिसर्च। तो आपका ये जो प्रॉब्लम जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है।
kindly shed light of the difference between abstract and conclusion. देखें, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन. एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि आपने जो है अपना काम उसमें आप जो है मेंशन करते हो कि भाई ये इतना जो है ये. देखिए एब्स्ट्रैक्ट भी जो है ना वो मैटर वो वेरी करता है, ठीक है ना. कभी आप अपना जो है स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, कभी नॉन स्ट्रक्चर होता है कि शुरू में आपने जो है 2-3 लाइनों में उसका सेंट्रल इंट्रो दिया, फिर आपने जो है थोड़े से मटेरियल एंड मेथड्स लिखे, फिर आपने नीचे जो है कंक्लूजन दिया. एब्स्ट्रैक्ट आपका जो है, जैसे अगर मैं किसी का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ूं तो मुझे जो है पूरे सिनॉप्सिस का आइडिया हो जाता है. बट कंक्लूजन क्या होता है कि कंक्लूडिंग वर्ड्स में जो है, जैसे मैंने अभी जो है अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपको 5 पॉइंट्स दिखाए, ठीक है ना. 5 पॉइंट्स में मेरा जो है कंक्लूजन पूरा जो मेरा 40 स्लाइड्स की जो मेरी प्रेजेंटेशन थी उसको मैंने एक स्लाइड में अपने जो है कंक्लूड कर दिया. मैंने हर स्लाइड में से जो मेरे चीदा पॉइंट्स थे, जो मेरे सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं, उसको मैंने लिया और फिर उसको जो है मैंने कंक्लूड कर दिया. एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन में ये फर्क होता है. और एनीवन क्वेश्चन? How to Ma'am, target suitable parameters for desired research. सॉरी अफरीन, बार बोलिएगा. How to target suitable parameters for desired research. देखिए किस तरीके से आपको टारगेट करना है. अभी जैसे मैंने बताया था ना, स्मार्ट, बी स्पेसिफिक, अचीवेबल, टाइम रियलिस्टिक, इन तमाम चीजों को जो है फॉलो करना है. तभी आप जो है अपने जो है टारगेट को फॉलो कर सकते हैं. इसके लिए बस वो मेरी स्मार्ट वाली स्लाइड याद रखिए. और किसी पार्टिसिपेंट? अच्छा, आप लोगों को अभी मैं जो है अपना वो फिर और कोई क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? तो नहीं आए. अगर आप लोग अभी अगर कुछ ध्यान में नहीं आ रहा तो बाद में भी अगर ईमेल क्वेश्चन कर दें आप. आएंगे. आप सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस, अपना जो आपका फेसबुक का पेज है वो आप चैट बॉक्स में शेयर कर दें लिंक, ताकि जो है स्टूडेंट्स जो है वो आपसे डायरेक्टली भी ईमेल्स पे और आपके फेसबुक के पेज के ऊपर भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं आपसे. हाँ, मैं यही कह रही हूँ ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे जो है ना अभी इसमें क्वेश्चंस आएंगे ना. मैम थोड़ा मुझे सैम्पलिंग का जो आपने बताया था ना, तो वो जस्ट पायलट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम करते हैं, या लॉन्ग पीरियड जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं हम उनके लिए भी सैम्पलिंग कर सकते हैं? सतम, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आई थिंक सिस्टम हैंग जी. आप दोबारा रिपीट करें फरीदा, आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें. जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम सैम्पलिंग करते हैं ना, तो वो सिर्फ हम पायलट प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं, या जो हम लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनके लिए भी हम सैम्पलिंग कर सकते हैं? सैम्पलिंग तो मेरे ख्याल से अब मुझे आपका सवाल जो है ना इतना क्लियर समझ नहीं आया. सैम्पलिंग के लिए देखिए, सैम्पलिंग में अगर आपको किसी भी तरह के जो है रिसर्च पर्पस के लिए वर्क करना है, कोई आपको जो है क्लिनिकल सैंपल लेना है, तो उसके लिए आपको तो जो है सैम्पलिंग तो जो है रिक्वायर्ड होगी. ओके मैम. जो बंद एक और क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइटेशन एंड रेफरेंस? हाँ देखिए, साइटेशन और रेफरेंस में जो है फर्क ये होता है कि अगर जैसे आपने कोई भी चीज उसमें जो है अपने एडअप की है, ठीक है ना, आपका जो है रिसर्च पर्पस है, उसमें आपके समझने आपने उसमें 500 के जो है रेफरेंसेस किए, तो वो आपका आप उसमें जो है रेफरेंसेस ऐड करेंगे, ठीक है ना. अच्छा, साइटेशन में क्या होता है, अगर जैसे आपका पेपर है और वो कहीं पर आपने उसको जो है आपका वो पेपर किसी ने अपने जो है जर्नल में या किसी ने अपने उसमें जो है साइट किया है, तो वो आपकी जो है इसके साइटेशन है जो है वो चीज काउंट होती है. रेफरेंसेस में तो देखिए, अगर जो जैसे मैंने अभी जो है शुरू में कहा था ना कि जो चीजें आप अपने जो है साइनोप्सिस में ऐड कर रहे हैं, जितनी भी तमाम चीजें, वो तमाम चीजें आपकी जो है
रेफरेंसेस वाले हेडिंग्स में आनी चाहिए। कोई भी चीज उसमें जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आप जो है बिना रेफरेंस के उसमें जो है एडप्ट करें, वरना वो क्या होगा, एक आपकी वो जो है अनएथिकल चीज होती है। अच्छा, मोहम्मद नबील खान साहब जो है कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए मोहम्मद नबील। जी मिस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पास्टिक कराची का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत वैल्यूएबल सेशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। डॉक्टर सदफ का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो डिलीवर किया सेशन। मैं खुद यूनिवर्सिटी में एज अ मैनेजर और एक सर्व कर रहा हूँ। मोहम्मद नबील खान मेरा नाम। मेरा सिर्फ एक बेसिक सा क्वेश्चन है मैडम से। क्वेश्चन ये है कि मैडम जब हम अभी ऑनलाइन नहीं है, 1 मिनट नबील आप 2 मिनट रुकिए, शायद वो रीलॉग इन होंगी। होल्ड कर। हाँ थोड़ा सा है कि वो अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। चलिए जब तक मैडम ज्वाइन करती है मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं फास्टिक के बारे में। फास्टिक जो है डिफरेंट रिसर्च टॉपिक्स के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए ट्रेनिंग्स हो गई और अरेंज कराता रहता है। अगर आप लोगों की जो भी सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, आप हमें ईमेल करें ताकि हम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है और सेशंस हम अरेंज करते जाएं। आप लोगों के फीडबैक और हम इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सेशंस रिलेटेड टू रिसर्च ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और हम एक पास्टिक में एक्सपो फैसलाबाद ऑर्गेनाइज किया था, तो हम वहाँ भी पार्टिसिपेट करने गए थे हमारे स्टूडेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट प्राइज विन करके आए थे। अच्छा, तो हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं इन इवेंट्स में। और आपको भी दावत है इस यूनिवर्सिटी आए आप, और कोई सेशन अगर आप करना चाहें तो कंडक्ट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हमारा ऑलरेडी फैसलाबाद में सेंटर है। फैसलाबाद में हमारे जो वहाँ पर जो इंचार्ज हैं वो हसनैन साहब हैं, जो आपने एक्सपो जो हसनैन साहब से मुलाकात अटेंड किया। जी 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 जी, हम इस्लाम यूनिवर्सिटी हैदराबाद में होता हूँ। अच्छा, आप इस्लाम यूनिवर्सिटी हैदराबाद, तो हैदराबाद में तो इंशाल्लाह हम कोलैबोरेशन में आपके साथ प्रोग्राम ऑलरेडी अरेंज कर भी चुके हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करेंगे आपके साथ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैडम सर सिंध में भी करें ना फिर ऐसे प्रोग्राम। चले, आपकी यूनिवर्सिटी जो है हमें रिक्वायरमेंट भेजे और इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी इंटीरियर में भी आके आपके साथ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे। मैडम शायद जो है ना इनका नेटवर्क का कोई इशू आ गया है या क्या है, ज्वाइन नहीं कर पा रही है। सदफ आप आ गई हैं मैडम। चले नबील आप अपना क्वेश्चन पूछे। वेलकम बैक। वेलकम बैक मैडम। जी वेलकम बैक मिस। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन आपने मिस हैं आप। आवाज आ रही है नबील, आप कंटिन्यू करें। आप कंटिन्यू। अच्छा मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है, मिस हैं डॉक्टर सदफ हैं? जी जी मैं यही करूं। अच्छा अच्छा मिस, क्वेश्चन मेरा से बेसिक सा क्वेश्चन है कि सिनॉप्सिस अगर हम एक दफ़ा सबमिट कर दें और जैसे जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में आगे काम करना, प्रोग्रेस वर्क करना शुरू कर दें, लेकिन अगर हम थोड़े टाइम के बाद ये सोचें कि भाई अगर हम ये सिनॉप्सिस को रिवाइज करना चाह रहे हैं तो क्या हम ये कर सकते हैं रिवाइज? डॉक्टर सदफ हैं? जी जी आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। अच्छा मिस, क्वेश्चन मिस, सिनॉप्सिस अगर हम एक दफा सबमिट कर देते हैं और थोड़ा सा हम टॉपिक में आगे जाते हैं, प्रोजेक्ट पे शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं कुछ टाइम के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं, सिनॉप्सिस में हमें ये चीज भी ऐड करनी थी, तो क्या हम सिनॉप्सिस को रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैंने शुरू में मैं कहा था ना, ये थोड़ा सा जो है इसमें प्रोसीजर होता है, लेकिन ये आपके जो है ना इंस्टीट्यूट के कहना चाहिए कि एप्रोप्रिएट या फिर अकॉर्डिंगली होना चाहिए कि आप खुद से नहीं कर सकते। आपने एक बार अपना वहां पर BSR में आपने अपना सिनॉप्सिस सबमिट करवा दिया,
उसके बाद उसमें कोई भी फर्दर चेंजेस वो आपकी ऑफिशियली होती है। पहले वो आपका जो है सुपरवाइजर उसको जो है एक्सेप्ट करेगा। अगर आपके सुपरवाइजर के मुताबिक वो चेंजिंग वो आपके जो है रिसर्च वर्क के अप्रोप्रिएट है, तो वो उसमें जो है फर्दर एक आप लोग आपको फिर एक एप्लीकेशन एंटर करनी होगी इन PSR या जो आपका रिसर्च सेंटर है जिसमें आपने अपना साइंस सबमिट करवाया। फिर वो पूरी आपकी जो है जिस तरीके से आपकी फर्स्ट टाइम में जो है कमिटी ने पूरा जो है उसको स्टडी किया था, पूरा देखा था आपके जो है सिनॉप्सिस को, तो उसी तरीके से फिर आपके जो है वो उसको देखा जाएगा कि भाई ये जो आपने चेंजेस की है वो चाहे आपने उसमें से कोई पॉइंट्स ओमिट किए हैं, कोई पॉइंट उसमें से आपने डिक्रीज किए हैं या कुछ पॉइंट्स उसमें इंक्रीज किए हैं, एडअप किए हैं, उसको फिर देखा जाएगा कि वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है और उस पर जो है वो वर्केबल या फिर प्रैक्टिकली भी जो है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो इसका जो है बाकायदा जो है वो एक ऑफिशियल प्रोसीजर होता है। ये ऐसा नहीं होता कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने जो है सिनॉप्सिस में रातों रात उठकर 2 पॉइंट्स ऐड कर दूं या फिर मैं जो है रातों रात उठकर 2 पॉइंट्स निकाल दूं, ठीक है ना, क्योंकि वही चीजें आपके जो है उसी सिनॉप्सिस के तहत ही फिर आपके थीसिस को एंड में जो है BSR में जज किया जाता है, देखा जाता है कि जो पॉइंट्स इन्होंने सिनॉप्सिस में लिखे हैं वही पॉइंट्स उन्होंने जो है थीसिस में कवर किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा हमें जो है ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू मिस, थैंक यू सो मच। जी और कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैंने अपना जो है ये फेसबुक पेज का भी लिंक आपको भेज दिया है और मैंने अभी आपको भेज दिया है अपना जीमेल एड्रेस, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को कोई भी अगर इसके बाद भी आज के सेशन के बाद अगर आप लोग को जो है कोई क्वेरी हो रिसर्च पर्पस के हवाले से कोई चीज समझना हो तो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग के जो है सवाल के जवाब वहां पर भी दे दूंगी। मजहर अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इनका भी रेज हैंड हुआ है। फीडबैक भी आप लोग अगर अपने जो है देना चाहें तो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, किस तरीके से जो है उसमें कौन कौन सी कोई चीज ऐसी थी कि जो आप लोग को समझना थी या कोई चीज आप लोग के जो है उसमें आने से रह गई, तो वो चीज भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ईमेल एड्रेस दोबारा मांग रहे हैं, मैं दे देती हूँ। दोबारा आप सेंड कर दें। akbarsadaf@. इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो प्रेजेंटेशन और सर्टिफिकेट जो है वो ईमेल कर दिए जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। प्रेजेंटेशन की भी जो है ना वीडियो भी हमारे जो है पास्टिक के पेज पर भी जो है पब्लिश हो जाएगी और आपको जो है मेरे फेसबुक पेज से भी आपको जो है प्रेजेंटेशन की वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो देख कर भी आप लोगों को काफी चीजें उसमें जो है समझ में आ जाएंगी। तो जो समझ में ना आए वो फिर इंशाल्लाह ताला हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे, डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल, हम इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और इनके लिए हमेशा हाजिर है ताकि अच्छी रिसर्च होगी, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, पाकिस्तान ग्रो करेगा। और क्या? बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही ना, मैंने जो शुरू में कही थी कि थीसिस शुरू करने से पहले साइनॉप्सिस एक बहुत मेन चीज होती है। साइनॉप्सिस अच्छे से लिखेंगे तो अपना थीसिस अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। जो बच्चे साइनॉप्सिस सही से नहीं लिख पाते हैं उनके लिए फिर आगे जाकर जो है काफी ज्यादा जो है चीजों को फेस करना पड़ता है। साइनॉप्सिस बहुत सोच समझ कर लिखने वाली चीज होती है कि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होती हैं कि हमें पॉइंट देखने पड़ते हैं कि ये काम हमें करना है, हमारी इतनी स्टेबिलिटी है, इतना हमारा जो है क्राइटेरिया है, फाइनेंशियल भी हर चीज। तो साइनॉप्सिस राइटिंग इज अ मेन थिंग टू स्टार्ट योर रिसर्च। इस चीज को जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल में थैंक यू सो मच। आई थिंक देख लेते हैं, चैट बॉक्स में देख लेते हैं एक दफा। हाँ, मैं भी वही चैट बॉक्स देख रही थी, इसमें भी ऑसम सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिशिएटिव वर्ड्स। तकरीबन ये मैं आपसे जो है थोड़ा सा मैंने एक पोल वो किया था, इसको मैं आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन। जबरदस्त। आप देखें, छोटा सा बनाया था। बाकी आपकी जो भी सजेशंस हैं, जो भी कमेंट्स हैं और जो भी फीडबैक है वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। डॉक्टर सदफ को ईमेल कर सकते हैं, पास्टिक को ईमेल कर सकते हैं
और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में या आपकी ग्रुप वाइज जो है अगर आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, वो भी आप हमें ईमेल करें ताकि हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके वो स्टूडेंट्स के लिए वो सेशंस रखें, अवेयरनेस सेशंस रखें। सॉफ्टवेयर्स के ऊपर कुछ ट्रेनिंग्स चाहिए, उसके लिए आप हमें कह सकते हैं। आप सब पार्टिसिपेंट्स का जो ऑल ओवर पाकिस्तान हमें ज्वाइन किया है, उसमें तमाम प्रोविंसेस के हमारे पास पार्टिसिपेंट्स रिसर्चर्स हैं। तो एक ग्रुप में जो है ना उन्होंने मतलब एक गुलदस्ता हमने क्रिएट किया और उसमें सब लोग जो है उस गुलदस्ते में एक एक फूल की तरह वो एड अप होते गए। तो आप सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में सबसे ज्यादा जो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी डॉक्टर सैयदा सदफ अकबर है। ये इतनी मसरूफ होती है, इनके पास मल्टीपल जो है वो काम होते हैं, मगर ये हमें फिर भी टाइम दे देती हैं। इनका सबसे ज्यादा शुक्रिया कि ये हमारे लिए जो है वो हमेशा मोटिवेशनल स्पीकर रही हैं और सब स्टूडेंट्स के लिए भी रही हैं। तो इनका मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी। इंशाल्लाह मैडम आपके साथ तो हमारा एक रिलेशन बना हुआ है। आपका अफशीन और पास्टिक का शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोग हमेशा जो है याद रखते हैं। और ये कि ये तो मेरे लिए बहुत कहना चाहिए कि एक ऑनर की बात होती है कि मैं आप लोग के साथ जो है कुछ चीजें शेयर कर रही होती हूँ, कुछ चीजें जो है अपने अपने रिसर्च स्टूडेंट्स को जो है बता रही होती हूँ। तो ये मेरे लिए तो एक बहुत एजाज की बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है आपको मिलेंगे। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर सदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।